हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में हम बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और वह है गांधी जी के आगमन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से लेकर 1947 तक। बात यह है कि इससे पहले हम लोगों ने 1916 तक जो लखनऊ पैक्ट है उसको हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद उससे पहले लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि गांधी जी का भारत में आगमन कैसे होता है और किस तरीके से गांधी जी लीड करेंगे कुछ आंदोलन को। शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम गांधी जी का अफ्रीका में प्रवास के बारे में जानकारी करते हैं कि अफ्रीका में प्रवास क्या था। शुरुआत करने से पहले हम शुरुआत में ये डिस्कस करेंगे कि एक हिस्टोरियन है चंद्रन देवन सेन, ठीक है ना? उन्होंने एक कथन बोला है, साउथ अफ्रीका वाज़ द मेकिंग ऑफ द महात्मा, कि साउथ अफ्रीका महात्मा का मेकिंग था, यानी कि महात्मा को महात्मा बनाया है, जो गांधी थे, मोहनदास, ये महात्मा बने हैं कहाँ? साउथ अफ्रीका में। एनसीईआरटी में गिवन है, इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है चंद्रन देवन सेन का ये कथन। 7 जून 1893 को गांधी जी जब ट्रैवल कर रहे थे किससे? प्रथम श्रेणी के रेल के डिब्बे से, तो एक जगह है पीटर मैरिट्सबर्ग, तो पीटर मैरिट्सबर्ग से उनको धक्का मार के प्लेटफ़ॉर्म पर फेंक दिया जाता है। इस समय गांधी जी प्रिटोरिया से डरबन की यात्रा कर रहे थे। प्रिटोरिया टू डरबन और दोनों साउथ अफ्रीका के यहाँ शहर है। इसके बाद गांधी जी ने 1894 ईस्वी में नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की है। ठीक है ना? तो 1894 में नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई है। तो ये तारीख हमें याद रखनी है 1894 नाटाल इंडियन। अब याद कैसे करना है हमें कि नाटाल इंडियन की स्थापना देखो, जैसे हम कहते हैं कि ना टाल की कोई भी चीज़ टालो नहीं, नहीं तो चोर चुरा ले जाएँगे 94 में। 1901 में गांधी जी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले भाग लिया था। 1901 में कलकत्ता अधिवेशन, और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे, वो कर रहे थे दीन शाह वाचा। दीन शाह वाचा। वे इस समय अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के बीच में भारत आए थे और इस दौरान उन्होंने मुंबई में अपने विधि कार्यालय की भी स्थापना की थी। तो जब वो अफ्रीका थे उसी बीच 1901 में उस समय के लिए गांधी जी जब आए थे, तब उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी और कहाँ पे? बम्बई में अपने विधि कार्यालय, यानी कि ये जनरली पेशे से वकील हुआ करते थे, तो उसकी स्थापना उन्होंने कहाँ पे करी थी? बम्बई में। 1903 में इंडियन ओपिनियन पह नाम का इन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। अब देखो आ ऐसे बना और 3 ऐसे बनता है, तो कब? 1903 में। इसके प्रथम और अवैतनिक संपादक हुआ करते थे मनसुख लाल नागर। अवैतनिक का मतलब है जो वेतन नहीं लिया करते थे, इसका नाम है मनसुख लाल नागर। उन्होंने कहा हम अपने मन से कर रहे हैं ये काम, हमें पैसा नहीं चाहिए। गांधी जी ने फारसी सेठ से रुस्तम जी के सहयोग से 1906 में, ये याद रखना, 1906 में वहाँ पे डरबन साउथ अफ्रीका में एक फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। कब? 1906। फिनिक्स 6 ऐसे याद करेंगे। इसके बाद जोहान्सबर्ग यानी कि ट्रांसवाल राज्य है, तो जोहान्सबर्ग ट्रांसवाल में जर्मन वास्तुकार थे कालेनबाख। उनकी सहायता से सत्याग्रहियों के पुनर्वास के लिए उन्होंने 1909 में टॉलस्टॉय फॉर्म स्थापित किया था। तो टॉलस्टॉय फॉर्म कब? 9 में। आगे 1906 में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने पहला प्रयोग अपना सत्याग्रह का कहाँ पे किया था? तो आंसर वुड बी इन साउथ अफ्रीका। किस सन में किया था? तो आंसर इज 1906 में किया था उन्होंने। इसके बाद बोअर युद्ध की बात करते हैं हम जरा। बोअर युद्ध, दूसरा बोअर युद्ध हुआ है 11 अक्टूबर 1899 से 31 मई 1902 की अवधि के बीच में। ठीक है, इस अवधि में ब्रिटेन तथा दक्षिण अफ्रीका के दो बोअर राज्यों के बीच लड़ा गया था। अब बोअर राज डच प्रभाव वाले राज्य हुआ करते थे। डच मतलब कि डेनमार्कियन, ठीक है। और जो डच जो लोग थे यहाँ पर ज्यादातर ये किसान थे, और जो अफ्रीकन था, अफ्रीकन जो ट्राइबल्स थे, इनके बीच में युद्ध हुआ था। इसी को बोलते हैं बोअर युद्ध। ये दो बोअर युद्ध हुए थे। दूसरा हुआ था 1899 से 1902 के बीच में। गांधी जी ने बोअर युद्ध में डचों के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता की तथा घायलों के लिए एम्बुलेंस सेवा का भी संचालन किया था, और इसके लिए गांधी जी को बोअर युद्ध पदक तथा जुलू युद्ध पदक से दक्षिण अफ्रीका की अंग्रेजी सरकार ने सम्मानित भी किया था। क्योंकि गांधी जी ने इनकी हेल्प करी थी, तो फिर उन्होंने बदले में ब्रिटिशर्स ने उनको बोअर युद्ध और जूल युद्ध पदक से सम्मानित किया। और पहला देखो, दो जो बोअर युद्ध लड़े गए थे, तो पहला लड़ा गया था 1880 से 81, और दूसरा लड़ा गया था 1899 से 31 मई 1902 तक। अब देखते हैं गांधी जी का भारत आगमन क्या था। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। इसी दिन हम भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। अगर हम बात करें भारतीय प्रवासी दिवस मनाने की, तो हम ये 2003 से मनाते आ रहे हैं, जब वाजपेयी की गवर्नमेंट थी। लेकिन 2015 से हम इसको हर 2 वर्ष में एक बार मनाते हैं।
ठीक है? 2015 से जब सुषमा स्वराज जी ये फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हुआ करती थी। इसी दिन गांधी जी आए हुए थे। आप ये बात करें 2025 का जो प्रवासी भारतीय दिवस है भुवनेश्वर में मनाया गया है। भुवनेश्वर में इसको सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है ना? त्रिनिदाद त्रिनिदाद और जो टोबैको है इसकी प्रेसिडेंट यहाँ पे चीफ गेस्ट भी थी। तो 9 जनवरी को जब गांधी जी आए हैं, उस समय आप देखेंगे भारत में क्या चल रहा है। मतलब वर्ल्ड में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है क्योंकि शुरुआत हुआ था 1914 और चलता रहा 18 तक। तो इसी समय गांधी जी का जो कॉन्टेक्ट था ब्रिटिशर से अफ्रीका में ही बन चुका था। और जिस तरीके से गांधी जी ने बोअर युद्ध में मदद करी थी उसके लिए एक बोअर युद्ध पदक और जुलू युद्ध पदक भी दिया गया था। तो इसी उद्देश्य से गांधी जी की जो पैठ है कह सकते हैं जो कम्युनिकेशन है बिटवीन द ब्रिटिश अफ्रीका से ही अच्छा खासा है। और यही इन्हीं रिलेशन से प्रयोग गांधी जी इंडिया में भी करेंगे, ब्रिटिश को भी फायदा होता और गांधी जी भारत में आके सबको जो नवयुवक वर्ग था उसको कहते हैं कि आप रिक्रूट हो, मतलब आर्मी में जाओ और सरकार की सेवा करो। इसी सब के लिए गांधी जी को सरकार ने जो टाइटल एक दिया था वो दिया था कैसर ए हिंद के। ये केसर नहीं होता, कैसर ए हिंद। और जब ये सब हुआ तो गांधी जी को एक एपिथेट एक टाइटल लोगों ने दे दिया था रिक्रूटिंग सर्जेंट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार का रिक्रूट करने वाला सर्जेंट। किसमें रिक्रूट करने वाला? सेना में रिक्रूट करने वाला। 1915 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे अपना सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया। तो सबसे बड़ी बात है कि सत्याग्रह आश्रम कब? 1915। किस नदी के किनारे? साबरमती नदी के किनारे। अब देखो, आपको ये लगता है कि इसमें नई बात क्या है? तो उस समय आपको ये भी लगता है कि गुजरात से ही तो थे गांधी जी, तो साबरमती के किनारे करेंगे। अरे भाई, बर्धा रिवर भी तो है। उस समय तो गुजरात महाराष्ट्र सब एक ही पार्ट हुआ करता था। आगे देखते, गोखले ने गांधी जी को आदेशित किया कि भाई भारत में प्रथम वर्ष कान खुले किंतु मुंह बंद कर व्यतीत करे। कान खुले का मतलब ये सेंस हुआ कि प्रथम वर्ष भर वो सबकी सुने, सब कुछ जाने, मिजाज क्या है देश का वो जाने, लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है वो जाने, लेकिन मुंह से कुछ कहना नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे गांधी जी ने अपना जो पॉलिटिकल गुरु है यानी कि पॉलिटिकल मेंटर बनाया गोपाल कृष्ण गोखले को, और मोहम्मद अली जिन्ना से भी राय लेते थे, जो कि गांधी जी की तरह ही कैसे थे, लॉयर थे। वो गुजरात से ही थे मोहम्मद अली जिन्ना, और ट्रेंड हुए थे कहाँ पे? लंदन में। आगे डिस्कस करते हैं, गांधी जी ने 1915 ईस्वी में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में 1915 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में सदस्यता ग्रहण की थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होता था है कि गांधी जी ने किस अधिवेशन में सदस्यता ग्रहण की। तो जिस वर्ष वो आए उसी अधिवेशन उसी वर्ष में उन्होंने अ, अपना आईएनसी यानी कि नेशनल कांग्रेस की मेंबरशिप को गेन कर लिया। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी की जो पहली सार्वजनिक उपस्थिति यानी कि पहले जो पब्लिक अपीयरेंस है इनका सबके सामने जब आया या इन्होंने स्पीच दी, वो थी 1916 में, जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह हमें देखने को मिलता है। तो बीएचयू की जो स्थापना है वो 1916 में डाली गई थी, इसकी नींव। तो उसी समय जब सब गणमान्य लोग उपस्थित थे तब गांधी जी ने भी अपनी स्पीच दी थी। अब हम जरा बात करते हैं इनकी गांधी जी की इसमें हिंद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अधिवेशन में जब वो शामिल हुए थे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इनको गांधी जी को जो इनवाइट किया गया था, ये इन्होंने 1915 में जब आए थे भारत, तो भारत में तो अब तक उन्होंने कुछ अचीव किया नहीं है। तो इनका जो इनविटेशन है वो भारत में अचीवमेंट के बेसिस पे ना होकर साउथ अफ्रीका में इन्होंने जो भी अचीव किया था उसके आधार पर था। ठीक है? तो ओपनिंग, अब जब ओपनिंग हुई थी बीएचयू की, उन्होंने कहा था, ही सेड कि द ओपनिंग ऑफ द बीएचयू वाज सर्टेनली अ मोस्ट गॉर्जियस शो। उन्होंने कहा था कि जो ओपनिंग हो रही है बीएचयू की, निश्चित तौर पर ये बहुत ही गॉर्जियस यानी कि बहुत ही शान शौकत वाला शो है। बट ही बरीड, लेकिन उनको चिंता है अबाउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द रिचली बैक्ड नोबलमैन प्रेजेंट एंड मिलियंस ऑफ द पुअर। लेकिन वो कह रहे थे लेकिन जो बड़े रईस लोग हैं और जो बहुत गरीब इंडियंस हैं, हमें उनके बीच में जो खाई है उसकी चिंता है। जो कि कह रहे थे कि यहाँ पे तो सब अमीर लोग बैठे हैं लेकिन गरीब यहाँ पर हमें कोई नहीं दिख रहा है। गांधी जी ने प्रिविलेज जो क्लास थे उनको, जो आए हुए थे गणमान्य जन, उनको बोला था कि देयर इज नो साल्वेशन फॉर इंडिया अनलेस यू स्ट्रिप योरसेल्फ ऑफ दिस ज्वेलरी। वो कह रहे थे भारत को जब तक मतलब मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता जब तक आप ये जो ज्वेलरी इतनी महंगी पहने हो ये इसको उतार नहीं देते हैं, एंड होल्ड इट इन ट्रस्ट ऑफ योर कंट्रीमैन इंडिया, और अपने देश के लोगों का जो ट्रस्ट है वो जीत नहीं लेते हैं। देयर कैन बी नो स्पिरिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अबाउट अस। हमारे लिए स्वशासन की कोई भी शक्ति नहीं हो सकती। ही वेंट ऑन, और वो कहते हैं आगे, इफ वी टेक अवे और अलाउ अदर्स टू टेक अवे फ्रॉम द पीजेंट्स ऑलमोस्ट द होल ऑफ द रिजल्ट ऑफ द लेबर। ये कैसे संभव है, या ये कहाँ तक सही है कि जो पीजेंट्स होते हैं वो जितना कमाते हैं हम उनसे सब टैक्स के रूप में ले लेते हैं। अवर साल्वेशन कैन ओनली कम थ्रू द फार्मर। हमारा जो मोक्ष है वो सिर्फ फार्मर यानी कि कृषकों के माध्यम से ही हमें प्राप्त हो सकता है। नीदर द लॉयर्स, ना तो वकील, ना तो डॉक्टर्स,
और ना ही जो ज़मींदार लोग हैं, इसकी सुरक्षा कर सकते हैं। यानी कि हमें साल्वेशन में मदद कर सकते हैं। साल्वेशन में मदद कौन कर सकता है? सिर्फ़ फार्मर्स की बात करी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी के अनुसार देश की में सबसे उच्च जो मतलब प्रोफ़ेशन दे रहे हैं, वो जनरली फार्मर्स की बात कर रहे हैं। अब हम आगे देखेंगे कि लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, जहाँ नरम दल और गरम दल मिल गए थे। मुस्लिम लीग और नेशनल कांग्रेस भी मिल गई थी। यहाँ पे गांधी जी ने एक दर्शक के रूप में भी भाग लिया हुआ था, ठीक है? तो अभी गांधी जी सिर्फ दर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं, बहुत कोई बड़े नेता नहीं हुए। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गांधी जी के करीबी अंग्रेज कौन थे? सीएफ एंड्रयूज थे। कौन थे? सीएफ एंड्रयूज थे। वो गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए गांधी जी ने इन्हें उपाधि दी थी, किसकी? दीनबंधु। तो दीनबंधु की उपाधि किसकी थी? सीएफ एंड्रयूज की थी। अच्छा, अब हम ज़रा देखते हैं कि इनको गांधी जी को किसने क्या कहा है। तो मार्टिन ग्रीन ने गांधी जी को, बुक है वॉइस ऑफ ए न्यू एज गांधी, ठीक है? मार्टिन ग्रीन ने बुक लिखी है वॉइस ऑफ अ न्यू एज गांधी। इसमें इसको प्रोफेशनल रीडर्स कहा है, किसको? महात्मा गांधी को। अब प्रॉब्लम ये है कि अलग-अलग बुक में अलग-अलग चीज़ें लिखी हैं, लेकिन भाई जो मैंने यहाँ पे नोट किया है वो एनसीईआरटी के बेस्ड पर है। बस मैं यही क्लेम कर सकता हूँ। अब आपका डिसीजन, आप किसे मानते हैं। नहीं तो कई लोग इसको रोलैंडो को मानते हैं कि रोलैंडो ने ये कहा था, नहीं। तो प्रोफेशनल लीडर्स की उपाधि मार्टिन ग्रीन ने और अपनी किस बुक में? वॉइस ऑफ अ न्यू एज में कहा था। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। वन मैन बाउंड्री फोर्स। रोमाना रोलैंड की जो बुक थी, उ उसकी बुक का नाम है महात्मा गांधी लाइफ एंड फिलॉसफी। तो ये बुक भी हमें याद रखनी चाहिए। महात्मा गांधी लाइफ एंड फिलॉसफी। रोमा रोला ने गांधी जी को प्रोफेशनल लीडर की संज्ञा दी। जैसे ये आर्याम है, यही लिखा है, मैंने अभी बात करी। तो ये सही नहीं हो के प्रोफेशनल जो लीडर है, इसकी संज्ञा मार्टिन ग्रीन ने दी थी। गांधी ने मंगनलाल गांधी की मृत्यु पर कहा कि उसकी मृत्यु ने मुझे विद्रोह बना दिया। मंगनलाल गांधी गांधी जी के भतीजे यानी कि चाचा के पुत्र थे। वे 1903 से गांधी जी के साथ थे। कौन? मंगनलाल गांधी। गांधी जी के अनुसार मंगनलाल साबरमती आश्रम के हृदय एवं क्या थे? आत्मा थे। तो मंगनलाल गांधी के साथ में गांधी जी बहुत ज्यादा मगन हुआ करते थे। आगे हम देखते हैं गांधी जी के जो प्रारंभिक आंदोलन है, यानी कि शुरुआत में, कि उन्होंने किन आंदोलनों में हिस्सा लिया। मार्च अप्रैल 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया। तो देखो ये तीन हमें याद करेंगे। सीए के कैक, केक जानते हैं? 1917, फिर 17 और 18, 17 17 18। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी जेल गए, जो भारत में उनकी प्रथम जेल गिरफ्तारी थी और यह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। तो गांधी जी जेल कब गए? जो उनका पहला सत्याग्रह होगा, तो जो पहला सत्याग्रह था चंपारण, उसी में वो जेल गए थे। फरवरी 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों ने प्लेग बोनस को लेकर आंदोलन कर दिया था, क्योंकि प्लेग वहां पे फैला था। और जनरली ये मजदूर थे, मजदूरों को ये बोला गया कि आप एक्स्ट्रा टाइम करो तो आपको ओवर टाइम पैसा मिलेगा। लेकिन जब ये प्लेग खत्म हो गया, तो मजदूरों की जो जो एक्स्ट्रा बोनस था उनको नहीं दिया जा रहा था। मिल मालिकों ने 20% बोनस देने का निर्णय किया, जबकि जो गांधी जी ने मजदूरों को 35% बोनस देने की मांग की। और 15 मार्च को गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए, जो भारत में उनकी पहली भूख हड़ताल थी। तो पहली जो भूख हड़ताल थी, वो गांधी जी की कौन सी थी? मील में। अब देखो कैसे याद करेंगे भूख हड़ताल को हम। देखो ये बताओ, मील से क्या निकलता है? आटा। तो आटा से संबंधित हो सकती है भूख। बोनस का मामला एक ट्रिब्यूनल को सौंपा गया। अंत में ध्रुव के पंच फैसले के अनुसार प्रोफेसर ध्रुव, ये याद रखना नाम क्या है, प्रोफेसर ध्रुव के पंच फैसले के अनुसार मजदूरों को 35% बोनस देने का ही फाइनली फैसला कर लिया जाता है। तो इस प्रकार गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूरों के आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था। अब गांधी जी लोगों की नजर में बहुत ज्यादा हीरो बन गए थे। मिल मालकों ने अंबालाल साराभाई और उनकी बहन अनुसुईया बेन ने भी गांधी का समर्थन किया था। अब जैसे अभी हमने चंपारण को डिस्कस किया, तो चंपारण का एक क्वेश्चन पूछे कि चंपारण की जो चंपारण इंक्वायरी कमेटी थी, उसमें कौन कौन सदस्य थे? तो उसमें थे बाबू राजेंद्र प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, गोरख प्रसाद, राम नवमी प्रसाद, शंभू शरण, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद और मदर उल हक और जेबी कृपलानी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये दो नाम है, अनुग्रह नारायण सिंह और एक है अनुग्रह सिंह, सॉरी सॉरी, एक नाम है अनुग्रह नारायण सिन्हा और एक है अनुग्रह सिंह। तो जो अनुग्रह सिंह है, ये इसमें पार्ट नहीं थे। एमसीक्यू में चार में से एक ऑप्शन अनुग्रह सिंह देते हैं। तो याद रखना कि अनुग्रह सिंह उसके पार्ट नहीं थे। आगे देखेंगे गांधी जी ने, अगर हम कुछ और बात करें तो गांधी जी ने कुछ, चलिए ये बाद में देखेंगे। हाँ, भारत में गांधी जी का पहला उपवास अहमदाबाद में मजदूरों के लिए 15 से 18 मार्च 1918 तक 3 दिनों तक का था।
इसके बाद देखेंगे मार्च 1918 के खेड़ा सत्याग्रह को हार्डीमान ने भारत का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा है। तो पूछ लेगा कि हार्डीमान के अनुसार पहला किसान सत्याग्रह कौन सा है? खेड़ा का, जो कि 3 मार्च 1918 में हुआ था और तीनों ही सत्याग्रह या जो कह सकते हैं जो आंदोलन थे, इनमें गांधी जी ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और सक्सेस भी मिली। तो गांधी जी लोगों की नज़र में अब हीरो बन गए थे। खेड़ा सत्याग्रह में गुजरात किसान सभा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी एवं विट्ठल भाई पटेल ने गांधी जी का सहयोग किया था। ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भी याद रखिएगा। सरदार पटेल इसी आंदोलन में गांधी जी के अनुयायी बने थे। वो बाद में भारत के पहले गृह मंत्री बनते हैं। गांधी जी के 21-21 दिन के 3 उपवास हैं। जो पहला उपवास था 21 दिन का, वो हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर था 1924 में। दूसरा उपवास था तो पूना पैक्ट हो गया था। तो उसके बाद गांधी जी ने डिसाइड किया था कि हरिजनों की स्थिति सुधारने एवं छुआछूत के खिलाफ 8 मई 29 से लेकर 29 मई 1933 तक जो उपवास किया। और जो तीसरा उपवास था वो पूना में ब्रिटिश सरकार द्वारा बिना कारण हिरासत में रखने के कारण। तो अब बड़ी बात ये है कि दो जो इनके दो उपवास हैं, वो एक है हिंदू मुस्लिम एकता को और दूसरे है अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए और तीसरा है बिना कारण हिरासत में रखने के लिए। तो 24, 33 और 43, ठीक है। 24 और 10 24, 10, 34 होता है, लेकिन एक माइनस कर दो 9 और फिर 10। तो पहला 1924 में, तो दूसरा 9 साल बाद, तीसरा 10 साल बाद, प्लस 9 और ये प्लस 10। गांधी जी ने कुल 17 बार उपवास किए, जिनमें प्रथम 2 अफ्रीका में थे। ठीक है, तो टोटल कितनी बार? 17 बार अफ्रीका में 2 उपवास किए थे। 16वां उपवास, अब ये सब तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता था। हाँ, गांधी जी ने कहा कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। राष्ट्रभाषा की बात कर रहे हैं, जबकि हिंदी अभी क्या है? हमारी आधिकारिक भाषा है। गांधी जी ने मैसूर रियासत को रामराज्य से समतुल्य माना और देशी रियासत औध का संविधान प्रारूप गांधी जी द्वारा 1938 से 39 में तैयार किया गया था। तो ये औध है, ये अवध नहीं है। औध कहाँ पे थी? महाराष्ट्र में। उसका संविधान गांधी जी ने निर्माण किया था। ठीक है, और गांधी जी ने मैसूर रियासत को रामराज्य, तो रामराज्य के लिए कोई चीज मशहूर होती है, उसको समतुल्य माना था। अब बात करते हैं 1919 के रूलर फैक्ट की। क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में एक न्यायाधीश थे, उनका नाम था सिडनी रोलट। उनकी अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त कर दी थी उस समय। और रोलट समिति के सुझाव पर 18 मार्च 1919, तारीख क्या है? 18 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद ने भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद रोलट एक्ट पारित किया। तो रोलट एक्ट पारित होने की तारीख क्या है? 18 रोलट 18। ठीक है, जैसे कोई चीज रूल होती है ना, तो ऐसे 8-8 बनता चला जाता है। 18 मार्च को रोलट एक्ट द्वारा अंग्रेज सरकार बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को जेल में रख सकती थी। और कहावत के संदर्भ में मोतीलाल नेहरू ने रोलट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा, क्योंकि मोतीलाल नेहरू खुद ही बड़े वकील थे। ठीक है, तो याद रखना, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहने वाले कौन है? मोती लाल। रोलट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी थी मोहम्मद इकबाल ने, जिन्होंने ये भी नारा दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और लेकिन बाद में पाकिस्तान की नींव डालने का भी काम इन्होंने किया है। इसलिए रोलट एक्ट को भारतीय जनता ने काला कानून कहा। अब याद कैसे रखेंगे? देखो, काला क्या होता? बाल भी काला होता, तो इकबाल काला कानून। रोलट एक्ट के तहत बने न्यायालय में 3 वकील सदस्य थे। कितने थे? टोटल 3। गांधी जी ने रोलट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए फरवरी, कब? महीना फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। और इस सभा में जमुना लाल दास, द्वारका दास, शंकर लाल बैंकर, उमर सोमानी, बीजी हार्निमान, इस प्रकार के लोग इस सभा में थे। किसमें? तो सत्याग्रह सभा थी। ये फरवरी 1919 में। ठीक है, जबकि ये मतलब जो पारित हुआ था, ये बाद में हुआ था 18 मार्च 1919 में। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम जो था, वो रोलट एक्ट के विरुद्ध में प्रारंभ सत्याग्रह। अगर बात करें इंडिया में, गांधी जी ने एक बड़े लेवल पर जो करिश्मा दिखाने की कोशिश करी या बड़े लेवल पर भारतीयों को संगठित करने की कोशिश करी, वो यही था, ये रोलट एक्ट। द इसका जो ऑफिशियल नेम था वो था द अनरिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। वो सामान्य बोलचाल में ही इसको रोलट एक्ट कहा जाता था। दूसरा देखते हैं कि रोलट एक्ट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का भी प्रयास किया था, लेकिन हालांकि हो नहीं पाया। उदारवादी नेता थे जैसे कि सुरनाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री और एनी बेसेंट ने गांधी जी के सत्याग्रह का विरोध भी किया था। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि ये सब हथकंडे काम आने वाले हैं नहीं। सत्याग्रह चलाने के लिए प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर अभियान शुरू किए गए कि प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम सत्याग्रह में सत्याग्रही बनेंगे, इस प्रकार का। एनी बेसेंट ने गांधी जी को राजनीतिक बच्चा कहकर उनके हस्ताक्षर अभियान के कार्यक्रम को मजाक उड़ाया। क्यों? क्योंकि एनी बेसेंट का मानना था कि हम इससे पहले होम रूल लीग चला चुके थे, इतने सारे प्रयास हम लोगों ने किए हैं, गांधी जी नए आए हैं, तो इनको अभी बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों के बारे में कुछ जानकारी है नहीं। लेकिन तिलक ने केसरी अखबार जो निकालते थे, केसरी मराठी भाषा में निकालते थे तिलक, केसरी अखबार में पुनर्मूसको भव,
एक लेख लिखकर गांधी जी की आलोचना करने पर एनी बेसंट की कड़ी आलोचना भी की थी। किसने? तिलक ने यहाँ पे गांधी जी को डिफेंड किया था। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में हड़तालों का आयोजन किया गया था। तो देश भर जो भारत में ऑल इंडिया पहली हड़ताल है जो, ठीक है, अखिल भारतीय स्तर की जो प्रथम हड़ताल है वो कब हो रही है? 6 अप्रैल 1919। हिंसा की घटनाओं के कारण गांधी जी का दिल्ली और पंजाब में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। अब देखो ये तो 6 अप्रैल 1919 से ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस बन जाएगी जब गांधी जी 12 मार्च 1930 को अपना जो दांडी मार्च स्टार्ट करेंगे, तो ये दांडी पहुँच तो जाएँगे 5 मार्च को ही, लेकिन दांडी में जो नमक तोड़ेंगे वो 6 मार्च को इन्होंने जाके तोड़ा था। क्यों? क्योंकि सॉरी 5 अप्रैल को पहुँच जाते हैं ये, मतलब ये 5 अप्रैल को पहुँच जाएँगे लेकिन उन्होंने नमक तोड़ा था जाके 6 अप्रैल को ही। ऐसा क्यों? क्योंकि 6 अप्रैल को ये सिंबॉलिक डेट बन गई थी और पहला अखिल भारतीय स्तर की प्रथम हड़ताल 6 अप्रैल को ही करी गई थी, ठीक है? गांधी जी ने 9 अप्रैल को दिल्ली में प्रवेश करने का प्रयास किया, अब गिरफ्तार हुए, जो गांधी जी की भारत में दूसरी गिरफ्तारी थी। पहली गिरफ्तारी कब थी? जो पहला सत्याग्रह था यानी कि चंपारण। दूसरी गिरफ्तारी कब हुई? किसमें? ये जो सत्याग्रह किया था ये रोलट वाला सत्याग्रह। रोलट एक्ट के में गांधी जी की गिरफ्तारी कर बम्बई भेज दिया गया था। तो जब उनको रोलट एक्ट में गिरफ्तार किया गया तो कहाँ भेजा गया था? मुंबई में। रोलट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया। तो कैसे याद रखेंगे कि स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कि हमें कोई श्रद्धा नहीं है, इस वजह से लगान हम नहीं दे पाएंगे। बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। पंजाब में रोलट एक्ट का विरोध करने वाले दो स्थानीय कांग्रेसी नेताओं, कौन-कौन कांग्रेसी नेता थे? जो रोलट एक्ट पारित हुआ था, उसका पंजाब में विरोध कर रहे थे कांग्रेस के दो नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इनको 9 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कब? 9 अप्रैल। ऐसे 6 अप्रैल को गांधी जी ने ऑल इंडिया वो करी थी ये हड़ताल। अब 3 दिन के बाद इनको गिरफ्तार किया गया, जिसके विरोध में 10 अप्रैल को रैली निकाली जाती है और जिस पर गोलीबारी में कुछ आंदोलनकारी मारे गए। वो तारीख थी 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन था। इस गिरफ्तारी व गोलीबारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। इस समय पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसका नाम था माइकल ओडायर, जिनके निर्देश पर अमृतसर के एक सेना अधिकारी, क्या नाम था उसका? जनरल डायर। अब ये देखो 2 नाम अलग-अलग हैं। तो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है माइकल ओडायर, ओ लगा है, ठीक है? लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है उसमें ओ लगा है। और जो उस समय जिसके निर्देश पर जो सेना का अधिकारी था, जो गोलियाँ चलाई गई थी, वो था जनरल डायर, ने बिना चेतावनी दिए निहत्थी भीड़ पर गोलियाँ चलवा दी, जिसमें 1000 से ज़्यादा निर्दोष लोग मारे गए और गोली चलाने के समय लाला हंसराज भाषण दे रहे थे, ठीक है? लाला हंसराज। सरकारी रिपोर्ट हंटर कमेटी के अनुसार सिर्फ 379 यानी कि 379 लोग ही मारे गए थे। अब जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ उस समय वायसराय थे जेम्स फोर्ड, जो कि 1916 से लेकर 1921 तक जिसका कार्यकाल था, और पीएम थे डेविड लॉयड। डेविड लॉयड कब बने थे पीएम? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। अब एनसीईआरटी में एक कथन लिखा है कि इट वाज द रोलर सत्याग्रह दैट मेड गांधी अ ट्रूली नेशनल लीडर, कि ये रोलर सत्याग्रह की देन थी जिसने गांधी को एक राष्ट्रीय नेता बनाया। क्योंकि इससे पहले चंपारण हो, अहमदाबाद हो, खेड़ा, जो 3 सत्याग्रह गांधी जी ने इनके जिनका लीडरशिप की थी जिनकी, ये सब रीजनल लेवल पर लिमिटेड थे, स्थानीय थे। लेकिन भारतीय स्तर पर अब गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा जाने वाला पहला कोई भी आंदोलन अगर कहें तो वो रोलर सत्याग्रह ही था। इस वजह से गांधी जी को राष्ट्रीय बनाने का काम किया किसने? रोलर सत्याग्रह ने। और गांधी को महात्मा बनाने का काम किया है किसने? अफ्रीका ने। ठीक है, ये याद रखिएगा। हंटर कमेटी ने 379 मौतों का आंकड़ा इलाहाबाद की सेवा समिति द्वारा एक तैयार सूची से लिया था। मतलब इलाहाबाद में एक सेवा समिति की नियुक्ति हुई थी, उन्होंने बस उल्टा सीधा एक आंकड़ा दे दिया और सरकार ने कहा कि नहीं 1000-1200 नहीं मारे गए हैं, सिर्फ 379 लोग मारे गए हैं। हत्याकांड का जब विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, ये ये जो रोलर एक्ट के हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड और सर की उपाधि त्याग दी थी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और वायसराय की कार्यकारिणी के जो सदस्य थे शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो सिर्फ अपने टाइटल्स त्याग दिए थे जैसे नाइटहुड और सर, और जो शंकर नायर थे ये वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके सदस्य थे, इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। तो शंकर नायर ने क्या किया? अब शंकर ने कहा ना यार अब हम तुम्हारी कार्यकारिणी में नहीं रुक सकते, हमें जाना होगा। सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में 8 सदस्यों वाली हंटर कमेटी की नियुक्ति करी जाती है, जिसमें कितने सदस्य थे? 8। कमेटी का नाम हंटर कमेटी। एक हंटर कमीशन से कंफ्यूज मत हो जाना, जिसकी स्थापना 1882-83 में हुई थी। ये शिक्षा से संबंधित है, मुख्यतः प्राइमरी शिक्षा से रिलेटेड था हंटर कमीशन। अब हंटर कमेटी के जो सदस्य थे वो कौन है? जस्टिस रस्किन रस्किन राइज, जॉर्ज बरो, है ना? राइज, जॉर्ज बरो, टॉमस स्मिथ, स्मिथ में मत रहना, सर चिमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। अब जो इसका याद करने का तरीका है कि इस मिथ में मत रहना कि मेरा राइज
ऐसा सॉरी, रस्किन इस मिथ में मत रहना कि मेरा राइज भरो। और जो इंडियंस थे वो कौन-कौन से थे? एक तो थे चिमन लाल सीतलवाड़, ठीक है? दूसरे थे साहबजादा सुल्तान अहमद और तीसरे थे जगत के नारायण। टोटल 8 थे, 8 में से 5 अंग्रेज़ थे और 3 भारतीय। यही संख्या भी पूछ ली जाती है कि कितने भारतीय थे, कितने अंग्रेज़ थे। स्टेटमेंट में दे देते हैं एग्ज़ाम्स में। हंटर कमेटी ने जनरल डायर को दोषमुक्त करार दिया और सरकार ने तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट के आने से पहले ही दोषी लोगों को बचाने के लिए इंडेमनिटी बिल भी पास कर दिया और किसी को कोई हत्या करने के बाद भी किसी को कोई सज़ा नहीं हुई है। सजा के रूप में जनरल डायर को नौकरी से सिर्फ बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में डायर की प्रशंसा की गई और उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर भी कहा गया। अब ये देखो ये भारतीयों के प्रति उनका एक तरीके से मतलब भावहीन रवैया है। इसके अलावा डायर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर यानी कि मान की तलवार और 20,000 पाउंड की धनराशि भी दी गई। और इंग्लैंड का लंदन का निकलने वाला न्यूज़पेपर था मॉर्निंग पोस्ट अखबार ने तो 30,000 पाउंड की धनराशि क्राउड फंडिंग के द्वारा यानी कि चंदा मांगकर इकट्ठी हुई की थी किसके लिए? डायर के लिए। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त करी थी। जैसे हंटर कमेटी की गठरी का रिपोर्ट किया था उसने ब्रिटिश ने, तो कांग्रेस ने अपॉइंट किया था किसको? मदन मोहन मालवीय। तो जो 1920 का दौर है इसमें मदन मोहन मालवीय जी बहुत एक्टिव थे। 1918, 1919, 23 में ऐसे। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त करी जाती है। अब समिति के जो अन्य सदस्य थे कौन-कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी स्वयं थे उस सदस्य, सी.आर. दास, चित्तरंजन दास और तैयब जी और जायकर, एम.आर. जायकर जो हिंदू लिबरल फ्रंट से थे आते थे। इस जाँच समिति के प्रारूप लिखने का कार्य जो था वो खुद गांधी जी को सौंपा गया। तो इम्पोर्टेंट ये 2 पॉइंट्स बनेंगे। इस समिति का अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय, लेकिन इसका प्रारूप किसने लिखा? स्वयं गांधी जी। जनरली रिपोर्ट्स के प्रारूप गांधी जी ने स्वयं ही लिखे हैं। मोंटेग्यू ने इसको कहा है प्रिवेंटिव मर्डर। क्या कहा है मोंटेग्यू ने? ये सत्याग्रह को प्रिवेंटिव मर्डर। गांधी जी ने कहा कि प्लासी ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी, लेकिन अमृतसर ने उसे हिला दिया है क्योंकि इतने लोग मारे गए थे, इससे पूरा देश हिल गया था। दीनबंधु सीएफ एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या और मोंटेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। निवारक हत्या का मतलब है ये प्रिवेंटिव मर्डर। इसके अलावा देखेंगे गिलबर्ट स्लेटर के अनुसार अपने कार्यों से डायर ने पंजाब बचा लिया और भारत को खो दिया। ये कथन है गिलबर्ट स्लेटर। तो स्लेट उसने ये पंजाब तो स्लेट होने से बचा लिया, स्लॉटर होने से, लेकिन भारत को खो दिया स्लेटर ने। जलियांवाला हत्याकांड के बाद लगे फिर उसके बाद मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, तो उसके दौरान गुजरांवाला और उसके जो आस-पास के एरिया हैं, वहाँ पर हवाई जहाज से हमले किए गए थे, तब जाके वहाँ की जो भीड़ थी या हिंसा को रोक पाया गया था। इसी समय पंजाब में इसी समय पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में डंडा फौज का गठन किया गया। तो पूछते हैं कि डंडा फौज का गठन किसने किया? चमनदीप ने। तो डंडा से चमन बरसाएँगे और कहाँ पे? पंजाब में। और किस समय? ये रॉलेट सत्याग्रह के टाइम पे। माइकल ओ डायर की हत्या लंदन में एक भारतीय ऊधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को की एवं अपना नाम मोहम्मद आज़ाद सिंह रखा। अब ये माइकल ओ डायर कौन है? जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, वो है। वो अधिकारी नहीं है जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था। जनरल डायर 1927 में लकवे से मर गया था, ठीक है? वो लकवे से मर गया था और जनरल ओ डायर की हत्या कर दी थी किसने? ऊधम सिंह ने। इनके ऊपर मूवी भी बनी है, विक्की कौशल के द्वारा अभिनीत है। आगे देखेंगे खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड में भारतीय राजनीति में बहुत मतलब एक कह सकते हैं एक एब्रप्ट चेंज हमें देखने को मिलता है, आकस्मिक परिवर्तन। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की पराजय हो गई थी और भारतीय मुस्लिम तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। इस वजह से जब तुर्की को ट्रीटी ऑफ सेब्र होती है, तो अब ट्रीटी ऑफ सेब्र में क्या था कि जो मुस्लिम का खलीफा था, इसकी शक्तियों को कम करना था। इसको पद से हटाया जाना था। तो अब ये जो शिब्र की संधि की वजह से जो भारतीय मुस्लिम थे, अब ये ब्रिटिश के खिलाफ हो गए थे। ठीक है? फ्रांसिस रॉबिन्सन ने सेपरेटिज्म अमंग इंडियन मुस्लिम्स नामक पुस्तक में संयुक्त प्रांत के मुसलमानों का 1860 से 1923 ईस्वी तक का अध्ययन करके यह बताया कि खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों के में एक मध्यम वर्ग के उदय का परिणाम था। पूछ लिया जाए कि जो खिलाफत आंदोलन था, वो जनरली किनके उदय का परिणाम था? तो हम क्या बोलेंगे? भारतीय मुसलमानों में जो मध्यम वर्ग था, जो उच्च वर्ग था, वो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया इसमें। जब गांधी जी के खिलाफत आंदोलन में भाग लिया तो यह आंदोलन अधिक मजबूत हो जाता है। अब गांधी जी भी आ गए वो इससे पहले गांधी जी को चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में ये 3 जगह पर मिल चुका है सफलता। रोलर सत्याग्रह में गांधी जी ने ऑल इंडिया लेवल पे लोगों को यूनाइट कर दिया था, तो गांधी जी एक पावरफुल फिगर उस समय तक बन गए थे। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को सहयोग दिया क्योंकि अब सहयोग क्यों दिया? क्योंकि वे भारतीय मुसलमानों को ब्रिटेन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन में मिलाना चाहते थे, यानी कि एकता चाह रहे थे, हिंदू मुस्लिम एकता। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक ऐसा सुनहरा अवसर माना जो आगे 100 वर्षों तक भी नहीं मिलेगा।
आगे देखते हैं कि जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया था। मतलब जिन्ना ने रोका था या खिलाफत आंदोलन मत करो, जिससे कि वो मुस्लिम धार्मिक नेता हैं ये और ज्यादा मतलब एनर्जेटिक हो जाएंगे और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित और हो जाएगा। यानी कि जिन्ना ने गांधी जी को मना किया था कि खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट मत कीजिए, वरना ये तो मुस्लिम से और कट्टरपंथी दिखाएंगे। और जिन्ना ने इस आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी की भर्त्सना भी की, क्रिटिसाइज भी किया। तो जिन्ना ने इस खिलाफत आंदोलन में पार्टिसिपेट भी नहीं किया था। अली बंधु जो थे, मोहम्मद अली और शौकत अली ने अपने पत्र कॉमरेड में तुर्की का समर्थन किया था। गांधी जी के अच्छे संबंध थे ये अली बंधुओं से, इनके यहाँ पे भी रुकते भी थे, दिल्ली में जाके रुके भी थे ये। अली बंधु, हकीम अजमल खां, डॉक्टर अब्दुल, जो लोग उसमें खिलाफत आंदोलन की सपोर्ट कर रहे थे उनके नाम जरा देख लेते हैं। एक याद रखना कि अली मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, अली जिन्ना नहीं थे इसमें पार्टिसिपेट। अली बंधु, हकीम अजमल खां, डॉक्टर अंसारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और हजरत मोहानी, ये सब तुर्की समर्थक थे और खिलाफत दल के नेता हुआ करते थे। इनके नेतृत्व में सितंबर 1919, अब ये तारीख याद रखना, सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन होता है। हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क, तो हा से हकीम, हाक से हादिल उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। यह पदवी ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1908 में उन्हें प्रदान की गई थी। किस वर्ष प्रदान की गई थी? 1908 में। और किसने प्रदान की थी? ब्रिटिश सरकार ने। इसके बाद 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाने का 21 सितंबर 1919 को ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस की लखनऊ में बैठक बुलाई जाती है और जिसमें 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। अब देखो एक पहले तारीख और देख लेते हैं। 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का पहला सम्मेलन दिल्ली में हुआ। अब जरा ये समझो, देखो तीन आंदोलन जरा देख लिए। एक तो ये था कि सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। तो गठन कब होता है? सितंबर 1919 में। इसी कमेटी की जो पहला अधिवेशन होता है, ये जो कमेटी में ये सब लोग जो लोग थे, अली बंधु, हकीम अजमल खान, ये सब कमेटी बनी, उस कमेटी में ये सब लोग सदस्य थे। उसका गठन कब हुआ? सितंबर 1919 में। अब इन्हीं कमेटी वालों का जो पहला सेशन हुआ है वो हुआ है 23 नवंबर 1919 में। लेकिन ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस मतलब कि एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। वो कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो लखनऊ में आयोजित हुई थी। इसी कॉन्फ्रेंस में ये निर्णय लिया था, लखनऊ वाली कॉन्फ्रेंस में, कि 17 अक्टूबर को खिलाफत दिवस मनाया जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये जो कमेटी बनी सितंबर 1919 में, कमेटी का पहला अधिवेशन हुआ था 23 नवंबर 1919 को। राइट। और कह सकते हैं आप कि जो ये पूछ लिया जाता कि कहाँ पर ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ये खिलाफत दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था, तो हम बोलेंगे लखनऊ में। कब हुई थी? 21 सितंबर 1919 को। अब डिस्कस करते हैं कि 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का पहला सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ था? अखिल भारतीय कमेटी का दिल्ली में। फजल उल हक उन्होंने हक से इसकी अध्यक्षता करी थी। अगले दिन 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में होने वाली अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी थी? गांधी जी ने। तो गांधी जी ने भी खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता करी थी। और अब जरा ये जरा देख लेते हैं, खिलाफत जो कमेटी है वॉज फॉर्म्ड शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद, हाकिम अजमल खान, डॉक्टर अंसारी, फजल उल हक और बैरिस्टर जन मोहम्मद जुनेजो, हजरत मोहानी और मोहम्मद फारूक चिश्ती, ये सब खिलाफत कमेटी के सदस्य थे। द खिलाफत कमेटी इन बंगाल इंक्लूड, बंगाल में कौन कौन लोग थे? मोहम्मद अकरम खान, मनरुज्जमान इस्लामाबादी, मुजीबुर रहमान खान और चित्तरंजन दास भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। चित्तरंजन दास भी खिलाफत कमेटी के सदस्य थे। हालांकि जिन्ना इस कमेटी के सदस्य नहीं थे। तो यहीं से क्वेश्चन पूछेगा ये दो। चित्तरंजन दास समिति समिति के सदस्य थे जबकि जिन्ना समिति के सदस्य नहीं थे। मुस्लिम लीग ने अपने अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था? 1919 में। और अमृतसर का अधिवेशन 1918 में भी हुआ है। ठीक है। मुस्लिम लीग का, मुस्लिम लीग ने अपने अमृतसर अधिवेशन में 1919 में बकरीद पर गोवध निषेध कर दिया, यानी कि गाय नहीं काटेंगे। इसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता था। लेकिन एक बार ऐसा करने से कोई एकता नहीं हो जाती। अगस्त 1920 में सीवर्स की संधि के बाद तुर्की का विभाजन हो गया और गांधी जी ने खिलाफत कमेटी के असहयोग आंदोलन करने का सुझाव दिया। इसे मान भी लिया जाता है। और कब माना जाता है? 20 जून 1920 को। कहाँ पे? इलाहाबाद में। खिलाफत कमेटी की मीटिंग में गांधी जी से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व वाले का आग्रह किया गया। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि कहाँ पर गांधी जी से आग्रह किया गया था कि खिलाफत आंदोलन की बागडोर संभालें? तो 20 जून 1920 में इलाहाबाद में। मदन मोहन मालवीय ने भी खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था, याद रखिएगा। और जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ये बार-बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ। ये देख लेना 1923 में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसकी याद में एक तिरंगा जो यात्रा था स्टार्ट की गई थी नागपुर से। बट वॉज नाइट जमनालाल, लेकिन ब्रिटिश ने इसको निकलने नहीं दिया इस यात्रा को। तो उसमें मुख्य रूल जो निभाया था जमनालाल बजाज ने।
और ये विट्ठल भाई पटेल भी इससे रिलेटेड थे। विट्ठल भाई पटेल तिरंगा यात्रा कब? 1923 में। वो क्यों? जलियांवाला बाग हत्याकांड के याद में। तो ये था हमारा असहयोग आंदोलन से पहले तक का जो भी इतिहास है। बाकी जो चीज असहयोग आंदोलन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।